गरीब किसान फार्मिंग। आलमपुर नाम के गांव वाले सब खेती पर ही निर्भर करते थे। उन सबके पास एक एक या दो दो एकड़ जमीन ही थे। उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, गोपाल दास। उसके खेत में एक कुआं था जो हमेशा पानी से भरा रहता था। उसके 2 बैलों में एक बैल मर गया। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो खुद ही दूसरा बैल बनकर खेत जोतने लगा। एक और किसान था, प्रेम सिंह। इसके 3 एकड़ जमीन है। इसके पास बैल तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। उमेश के पास 1 एकड़ जमीन थी। उसके घर में कोई ना कोई समस्या होता ही रहता था। इसकी वजह से बीज और खाद खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। इस तरह आलमपुर के सारे किसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे। उस गांव का जमींदार था भूपाल सिंह। उसके 100 एकड़ जमीन थी। साल में 3 फसल उगाता था। वो गांव के किसानों को ब्याज पर पैसे देता था। यदि किसान समय पर पैसे नहीं लौटाते तो वो उनके जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन सारे किसान मिलकर जमींदार के पास गए। उनमें से एक किसान जमींदार से, सरकार, आपकी जमीन तो हमेशा हरा भरा रहता है। हमारे खेत भी आपके खेत के साथ ही जुड़े हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से हमारे खेत में फसल अच्छे उगते नहीं है। कभी बारिश ना होने के कारण, कभी कीड़े पड़ जाते हैं इस वजह से, कभी कभी ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल खराब हो जाते हैं। इस तरह हर साल हमारा नुकसान होता रहता है। अब तक हम में से कईयों को आपका उधार ना चुकाने के कारण अपने जमीन से हाथ धोना पड़ा। अब तो ये हाल है कि हमारे ही जमीन पर हमें मजदूरी करना पड़ रहा है। यदि आप मेहरबानी करके आपके खेती करने का तरीका हमें सिखाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। हम पर रहम कीजिए हुजूर। तब जमींदार जोर से हंसा। आप लोगों के इस भोलेपन का मैं क्या कहूँ। भगवान ने मुझे जमींदार यूं ही नहीं बनाया। ना आप खेती कर पाओगे, ना ही मेरे उधार चुका पाओगे। आप सबके खेत कभी ना कभी तो मेरा होगा ही। मैं आप सबको एक मौका देता हूँ। अच्छे दाम में अपने सारे जमीन मुझे बेच डालो आप लोग। आप सबके ब्याज को मैं माफ कर देता हूँ। आज नहीं तो कल ये सारा जमीन मेरा ही होगा। अगर अब मुझे दोगे तो थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे आप लोगों के। आप सब मिलकर अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करो। सब चिंतित होकर वहाँ से चले गए। अगले दिन सब मिलकर एक जगह जमा हुए। उनमें से एक, कल आप सबने सुना ना कि जमींदार ने क्या कहा? मुझे भी लगता है कि वो सही है। आप लोग क्या कहते हो? अब इसके अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वहाँ जमा हुए लोगों में शहर से आया हुआ राजीव भी था। राजीव उसी गांव के रामदास का बेटा था। राजीव सबको संबोधित करते हुए, ऐसा क्या हो गया जो आप सब इतने बड़े बड़े फैसले लेने लगे हो? देखो राजीव, तुम शहर से आए हो, 2 दिन रहकर चले जाओगे। तुम हमारी समस्या के बारे में क्या जानते हो? अरे पढ़े लिखे हो ना, तो बस बातों में फुसला कर चले जाओगे। तुम्हारा क्या जाता है? अरे खेत में मेहनत करोगे तो ही समस्या जानोगे। तुम ठीक कहते हो चाचा, लेकिन मैं भी तो इसी गांव में पला बड़ा हूँ। मैंने इस गांव की समस्या को दूर करने के लिए ही शहर जाकर पढ़ाई की थी। अगर मैं चाहता तो एक बढ़िया सी नौकरी करके एसी कमरे में बैठकर काम कर सकता था, लेकिन मैंने हम सबके लिए शहर छोड़कर गांव आ गया हूँ। मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए, हम सबका लाभ होगा। अरे पढ़ा लिखा है, कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अरे सुनने में क्या नुकसान है? हमारे फसल ठीक से नहीं उग रहे हैं, इसका कारण वो जमींदार नहीं है, हम खुद हैं। हम में एकता नहीं है। तब सब एक दूसरे को देखने लगे। हमारे आलमपुर के गांव की मिट्टी बहुत बढ़िया है। यहाँ का वातावरण भी हमारे अनुकूल है। जमीन में पानी भी बहुत है। जमींदार के हर साल 3 फसल उगते हैं, क्योंकि उसके पास 100 एकड़ जमीन है। वो अपने खेत में आधुनिक परिकरण का इस्तेमाल करके खेती करता है, इसीलिए उसके लागत कम है और मुनाफा ज्यादा। और उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, पर हमारे पास पैसे कहाँ है बेटा? अलग अलग करोगे तो किससे नहीं होगा, लेकिन यदि सब मिलकर पैसे लगाएं तो कुछ भी हो सकता है।
अब गोपाल चाचा को ही ले लो, उनका एक बैल मर गया तो खुद बैल बन गए। प्रेम सिंह दादा के बैल बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनके कुएं में पानी नहीं है। दोनों के खेत साथ साथ हैं, दोनों अलग अलग बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, पर यदि दोनों मिलकर खेती करते तो दोनों का लाभ होता। अब उमेश मामा के पास बीज और खाद के लिए पैसे कभी होते नहीं है। उनके खेत में लगने वाले कीड़ों के कारण सबके फसल नष्ट हो जाते हैं। अगर सब मिलकर उमेश मामा की मदद करते तो ना उनके खेतों में कीड़े लगते, ना ही सबके फसल खराब होते, ना ही आपको उधार के बोझ के तले दबना पड़ता। ये सुनकर एक किसान, तुम सच कहते हो बेटा, अब तक हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तब सबने मिलकर, बेटा राजीव, तुम जैसे कहते हो वैसे करेंगे। इस तरह राजीव के साथ मिलकर सबने एक साथ जमीन में खेती करना शुरू किया। सबने सारे जमीन को एक खेत मानकर मिलजुल कर खूब मेहनत की और फसल उगाया। नतीजा ये हुआ कि जमींदार भूपाल सिंह से ज्यादा फसल इन्होंने उगाया। यूं फसल बेचकर जो पैसे मिले उसमें से थोड़ा पैसा निकालकर अलग रखा, बाकी कमाई को सबने बांट लिया। जमींदार के उधार चुका दिया, जो पैसे बचाकर रखे उससे ट्रैक्टर और कई उपकरण खरीदे। इस तरह आधुनिक उपकरणों के साथ मिलजुल कर खेती करते हुए आलमपुर के किसान बहुत खुश रहने लगे। जेंट कैमल बैम्बू हाउस। एक गांव में बीजू परमार नाम का व्यक्ति के पास बिजली नाम का ऊंट और 2 पहिए वाली गाड़ी थी। वो उस ऊंट वाले गाड़ी में माल ढोता हुआ गुजारा करता था। बीजू परमार को बच्चों से बहुत प्यार था। वो हर रोज शाम को बच्चों को ऊंट पर बिठाकर उनको सवारी कराता था, इसलिए बच्चे भी बीजू परमार को बहुत चाहते थे। एक दिन बच्चों ने बीजू को प्यार से बहुत सारे फल ला कर दिया, तो उसने खुद खाने के बजाय ऊंट को खिलाया। ये देखकर मोक्ष नाम का एक लड़का, बिज्जू काका, आपको जो फल दिया है वो आप बिजली को खिला रहे हैं, आप अपने बच्चों को नहीं देंगे क्या? नहीं बेटे, मेरे माँ बाप पत्नी बच्चे कोई नहीं है। अच्छा, तो आप अनाथ हो? ना रे, बिजली के होते हुए मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ, कहकर बिजली को लेकर वहाँ से चला गया। ये सब सुनकर मोक्ष के पिताजी, बेटे कई साल पहले बीजू काका मरुस्थल वाले इलाके से यहाँ आए। यहाँ उनका परिवार नहीं है, नहीं रहने को घर भी नहीं है। सारा दिन काम करके रात को जहाँ ये ऊंट सो जाता है, बीजू भी वहीं सो जाता है। तब मोक्ष अपने दोस्तों के पास गया। फ्रेंड्स सुनो, बिज्जू काका बहुत अच्छे हैं, हमें हर रोज ऊंट की सवारी कराते हैं, पर बिज्जू काका का परिवार नहीं है, रहने के लिए उनके पास घर भी नहीं है। हमें कुछ न कुछ करके बिज्जू काका के लिए घर बना के देना होगा। अगले दिन मोक्ष और उसके दोस्त सब एक एक बांस लेकर वहां गए। बीजू ऊंट के साथ सड़क के किनारे लेटा हुआ था। बिज्जू काका, आज से ये सिर्फ बिजली नहीं, इस गांव के सारे बच्चे तुम्हारे परिवार के हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए हम घर बना के देते हैं। कहकर बच्चे सब मिलकर सड़क के किनारे बांस की एक झोपड़ी बनाकर उसे दिया। बेटे तुम सबको धन्यवाद, भगवान तुम सबका भला करे। कुछ दिनों बाद मोक्ष अपने दोस्तों के साथ बीजू के झोपड़ी के पास गया। वहाँ झोपड़ी नहीं थी, सारा बांस तितर बितर बिखरा पड़ा था। जहाँ झोपड़ी था वहाँ जगन नाम के ऑटो वाले ने अपने ऑटो को खड़ा किया हुआ था। जगन मोक्ष से, बड़ा हीरो बनकर बीजू की सहायता करते हो, उसे घर बना कर दिया। वो अपने गांव का नहीं है, उसका वोटर आईडी नहीं है, ना ही राशन कार्ड है, इसीलिए 1 गज जमीन भी उसकी नहीं हो सकती। उसके लिए घर क्यों बनाया? वो पड़े हैं बांस, उन्हें लेकर जाओ यहाँ से। तब मोक्ष और उसके दोस्त वो बांस लेकर वहां से चले गए। बीजू काका बिजली और गाड़ी के साथ वहां से गुजर रहे थे। तब मोक्ष अपने दोस्तों के साथ बांस लेकर आया। बिज्जू काका, हो सकता है कि बिना राशन कार्ड के तुम्हें इस गांव में 1 गज जमीन ना मिले और घर ना बना सको, पर इस देश के नागरिक होने के नाते आपको अपने इस ऊंट के गाड़ी के साथ कहीं भी घूमने का अधिकार है, इसीलिए इस गाड़ी पर ही तुम्हारा घर बनाएंगे। यूं कहकर
मोक्ष अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस गाड़ी पर ही बांस का घर बनाया। इस तरह जायंट कैमल बैम्बू हाउस तैयार हुआ। उस जायंट कैमल बैम्बू हाउस को देखकर गांव वालों में से एक, शाबाश बच्चों, अब इस जायंट कैमल बैम्बू हाउस को बीजू दो तरह से प्रयोग कर सकता है, दिन भर लोगों की सवारी के लिए और रात को बीजू अपने रहने के लिए इसको प्रयोग कर सकता है। तुम सबकी सूझबूझ का हम अभिनंदन करते हैं। यूं बीजू परमार अपने जायंट कैमल बैम्बू हाउस की सहायता से लोगों की सवारी कराते हुए पैसे कमाते हुए गुजारा करने लगा। जगन के ऑटो में लोगों ने सवारी करना छोड़ दिया तो जगन को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बीजू के पास आया। क्यों रे खाना बदोश, तूने बच्चों पर जादू कर दिया, वो तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। सुनो जगन भैया, यूं तुम्हारे ऑटो की तरह फटफट करना बंद कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से इस गांव में कोई तुम्हारा ऑटो में नहीं बैठेगा, सब बीजू काका के गाड़ी में ही बैठेंगे। एक और बात याद रखो, इसके लिए ना वोटर आईडी की जरूरत है ना ही राशन कार्ड की, इनके पास आधार कार्ड है, वो काफी है। धत, मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, कहकर गश खाकर गिर गया।